हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? तो हो गया आप लोग का दिवाली सेलिब्रेशन? आफ्टर दिवाली एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी हेल्दी टॉपिक, वेरी लेंदी टॉपिक ऑल्सो। और इसका वेटेज भी जेई में बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस और जे एडवांस में अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल ग्रेड, मोर देन वन, हर प्रोफाइल का क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है। और इसमें वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगा। इसमें आपको कमांड करने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। समझ में आया क्या? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नंबर सिस्टम का बिग बॉस है। कोई भी रियल नंबर है, रैशनल है, इरैशनल है, सारे के सारे नंबर सिस्टम के जो सेट्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। ठीक है ना? चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन क्या है? The number of the form z equals to x plus iota y। x plus i y काइंड का जो नंबर होता है, वेयर x, y बिलोंग्स टू r, x और y दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर, इज सेट टू बी a complex number। यहाँ पे i को हम लोग आयोटा बोलते हैं एंड it is defined by the Swiss mathematician Leonhard Euler। I is actually the square root of -1। -1 के स्क्वायर रूट को हम लोग i से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो x प्लस आई वाई, इस कॉम्बिनेशन का, इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ x और y दोनों ही रियल नंबर। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसे 2 प्लस 3i, 5 प्लस 4i, √2 प्लस 5i, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Every complex number z equals to x plus i y represents a point x comma y on the आर्गन प्लेन। तो x प्लस आई वाई का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट मतलब रियल पार्ट होता है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये जो आर्गन प्लेन बोला गया, ये एक्चुअली क्या होता है? ये कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होता है, बस इसमें x एक्सिस को रियल एक्सिस बोल देते हैं और इमेजिनरी एक्सिस को y एक्सिस, है ना? जैसे मैंने ये आपका आर्गन प्लेन डेवलप कर लिया, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो है, एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कॉल करते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कॉल करते हैं। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? जैसे ही कोई पॉइंट P है, इसकी एफिक्स z है। यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं एफिक्स। एफिक्स मतलब करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला
कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2D में हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते थे, जब वेक्टर पढ़ा तो एक टर्म यूज़ करते थे पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं दैट नंबर आर नोन एज एफ एक्स। तो P की एफ एक्स जेड है, लेकिन P को रिप्रेजेंट करने पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, है ना। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस होगी x और ये डिस्टेंस होगी y। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि इस प्लेन में जितने भी डिफरेंट पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट डिफरेंट होंगे, सभी के लिए ये कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा तो उनके फिक्सेस भी डिफरेंट आएंगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन में, एंड दैट प्लेन इज नोन एज आर्गन प्लेन। ये जो प्लेन मैंने बनाया है इसी को हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, चाहो तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, कुछ सोर्सेस में इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। जनरली ये दो टर्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। ठीक है, चलिए पॉइंट पर बात करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कन्वर्सली बात करें, एवरी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आर्गन प्लेन का कोई भी आप पॉइंट पिक करें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एंड every point on the complex plane represents a unique complex numbers। यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कोई पॉइंट है तो वो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं यार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर है तो रियल एक्सिस पर तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, और उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। अब हम दो टर्म यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली रियल कब होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा जब आई के साथ ये वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाए। यानी पॉइंट अगर यहाँ पर रियल एक्सिस पर लाई करने लगेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। तो एक डेफिनेशन बना के स्टार मार्क डाल के लिख लेते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स which lies on real axis are known as वो वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल एक्सिस पर लाई करते हैं उनको हम प्योरली रियल बोलते हैं, और वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे तो उनका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दीजिए तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, ठीक है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। जैसे x जीरो कर दीजिए तो z आ गया 2i 3i 5i, इस काइंड के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज ऑन द रियल एक्सिस आर नोन एज प्योरली रियल, एंड दोज which lies on imaginary axis are known as प्योरली इमेजिनरी। तो रियल एक्सिस पर होता है उनको प्योरली रियल बोलते हैं, जो इमेजिनरी एक्सिस पर बोलते हैं उनको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। अच्छा, अब ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है ऑरिजिन, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ऑरिजिन जो पॉइंट आएगा वो रियल एक्सिस पर भी है, इमेजिनरी एक्सिस पर भी है। तो ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो को लिख सकते हैं ना, 0 + i × 0। तो अपन ऊपर लिख लेते हैं,
0 plus I into 0 is only the point which is purely real as well as purely imaginary. ठीक है ना, इसका इमेजनरी पार्ट जीरो है इसलिए प्योरली रियल है, इसका रियल पार्ट भी जीरो है तो ये प्योरली इमेजनरी भी है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे z इक्वल्स टू a प्लस आई भी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब उसका इमेजनरी पार्ट यानी b जीरो हो जाए। अगर b जीरो होता है तो हम इसको प्योरली रियल बोलेंगे, है ना। इसी को हम प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी हम तब बोलेंगे जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। इफ a इक्वल्स टू जीरो, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये दो बातें कर ही ली थी हम लोगों ने। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कब बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर तब बोलते हैं जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो जाए, है ना। b नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो 0 प्लस आई जीरो एक अकेला ऐसा नंबर जो प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी भी है। चाहो तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ये नंबर इमेजिनरी नहीं है बट नॉट इमेजिनरी, ये प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी भी है लेकिन ये इमेजिनरी नंबर नहीं। इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, जबकि मैंने मेंशन किया इमेजिनरी नंबर हम तब बोलेंगे जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो। और ये बात बच्चों समझ में, नेक्स्ट हेडिंग, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आई की इंटीग्रल पावर्स क्या होती हैं, तो आई की डेफिनेशन क्या थी, आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1 आई क्यू। आई की डेफिनेशन दी गई स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर निकाल लिया, आई क्यू निकालना है तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज -1 देयरफॉर इट बिकम्स -i। आई पावर 4 की बात करनी है तो उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 1। तो स्टार्टिंग की 4 पावर्स हमने निकाल ली, आई की पावर 1 होगा रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यू -i और आई पावर 4 1 आ गया है। अब अगर आई पावर 4 1 है तो आई पावर 8, आई पावर 12, आई पावर 16 यानी आई की बहुत सारी की सारी पावर जो 4 से डिविजिबल है वो सभी 1 बन जाएंगी, है ना। अच्छा आई पावर 5 लिखना है, आई पावर 5 लिखना है तो इसको इसके टर्म में लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई। अब आई पावर 4 1 है तो आई पावर 5 की वैल्यू वही आएगी जो आई की आ रही है। आई पावर 6 निकालना है, आई पावर 6 को लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई पावर 4 1 बन गया तो ये आई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा पीरियोडिसिटी की फील आ रही है ना। आई पावर 7 निकालेंगे तो आई पावर 4 इंटू आई क्यू, आई पावर 4 1 है तो आई क्यू बन गया और आई क्यू क्या होता है -i, तो आई पावर 7 आई क्यू के इक्वल आ रहा है। आ रही बात समझ में। अच्छा तो यहाँ से एक बात ये समझ में आई
कि आई की वो सारी की सारी पावर जो 4 से डिविजिबल, आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12, इन सभी की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे के क्या है, के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। आई पावर 4 के प्लस 1, आई की वो सारी की सारी पावर जो 4 से डिवाइड देने 1 रिमाइंडर देती है। जैसे के को 0 डाल दिया 1, आई पावर 1, के को 1 डालेंगे तो आई की पावर 5, के को 2 डालेंगे आई पावर 9, है ना। तो आई पावर 4 के प्लस 1 को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आई पावर 4 के इंटू आई, ब्रेक कर दो, आई पावर 4 के इंटू आई, आई पावर 4 के 1 बन जाएगा, तो एग्जैक्टली आई आ जाएगा, ठीक है ना। आई टू द पावर 4 के प्लस 2, 4 के प्लस 2 मतलब 4 से डिवाइड देने पर 2 रिमाइंडर आता है, तो 4 के प्लस 2 है तो आई पावर 4 के 1 बन जाएगा, तो ये आ गया आई स्क्वायर। 4 के प्लस 3, 4 के प्लस 3 लेंगे तो आई पावर 4 के इंटू आई क्यू, ये आई क्यू आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। तो आई की पावर्स में 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो आई की पावर पर कभी भी केस बनाना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आई की पावर पर केस बनाना पड़ता है, तो आप केसेस हमेशा ऐसे बनाएंगे, जैसे आई की पावर n है और n पर केस बनाना है तो पीरियड 4 का, तब 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 2, 4 के प्लस 3, इस तरह से केस बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ये है कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पार्ट्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। आई की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पार्ट का सम हमेशा 0 होता है। ओके, तो हम लोग इस पॉइंट पर बात कर रहे थे, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पार्ट्स ऑफ आयोटा इज 0। आई की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पार्ट का सम 0 होता है, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इन चारों को ऐड करते हैं तो ये आई है और ये माइनस आई, ये इसको कैंसिल करेगा, ये -1 है, ये +1 कैंसिल कर देगा, है ना। आप लास्ट की ये वाली 3 और ये 4, इन चारों को लेकर देखें तो आई पावर 5 प्लस आई है और आई पावर 7, आई पावर 5 जो होगा आई पावर 7 को कैंसिल करेगा, आई पावर 6 -1 है, इधर आई पावर 4 +1, ये इसको कैंसिल करेगा। और इफ आप जनरल केस ले लें, आई पावर 4 के +1, 4 के +2, 4 के +3, तो 4 के +2 की वैल्यू -1 आएगी, 4 के +3 की वैल्यू -i, तो माइनस आई जो है प्लस आई को कैंसिल करेगा, -1 +1 को कैंसिल करेगा। तो इन चारों को भी ऐड करेंगे तो भी सम आपका 0 आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई टू द पावर n, आई पावर n +1, आई पावर n +2, I पर n plus 3 equals to 0 for all values of n belongs to I। आ रही बात समझने? तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पार्ट का सम i में हमेशा 0 होता है। एक और केस है, i और -i एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/i को आप -i लिख सकते हैं एंड 1/-i को i लिख सकते हैं। i एंड -i आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बहुत ही बेसिक सी बात है, आप इस i का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या माइनस यहीं पे बना रहे हैं तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस बना रही है, ठीक है ना। i एंड -i आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई i की हायर पावर निकालनी हो, i की कोई भी हायर पावर निकालनी है तो कंसेप्ट ये होता है, आप 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 से डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आता है बस वही एक्सपोनेंट में सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं i के पावर 2019 की, तो 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से डिवाइड देंगे तो आई थिंक 2016 डिविजिबल होता है ना। तो 4 × 2016 मतलब कितना हो गया, 504, है ना।
और +3। अब ये i की पावर 4 इसे ऐसे लिख दीजिए। अब i पावर 4 1 बन गया, ये तो पूरी पिक्चर 1 बन गई। क्या आ गया आई क्यू, और आई क्यू क्या होता है -i। आई की पावर जैसे 20 38 निकालना है, 4 से डिवाइड दे दीजिए तो आई पावर 20 36, और ये 4 से डिविजिबल है। आई स्क्वायर 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, आई स्क्वायर -1। तो आई की कोई भी हायर पावर आपको निकालनी है तो आप 4 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत टाइम पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सम कैलकुलेट करना i टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो जब इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा फील कीजिए, n को 1 से 200 तक डालेंगे तो i पावर 1 प्लस आई पावर 2 से लेकर i पावर 200, ये पहले टर्म का एक्सपेंशन हो गया। और जब सेकेंड टर्म में n को 1 2 3 डालेंगे तो ये आई स्क्वायर से स्टार्ट होगा, आई स्क्वायर आई क्यू से लेकर i टू द पावर 201, है ना। अब ये सम कैलकुलेट करना है। अच्छा, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि जीपी लगा दे, लगा सकते हैं, वहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बेटर रिजल्ट यार ये है, इससे एक लाइन में क्वेश्चन दी एंड हो जाएगा। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। आई की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है। तो पहली सीरीज में 200 टर्म्स हैं, 200 टर्म्स से 4 के 50 सेट बना सकते हैं। अगर हम 4 के सेट बनाएं जिसमें 4 कंसेक्यूटिव पावर आ रही हो तो 4 के 50 सेट्स बनेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। अच्छा, ये मैटर नहीं करता सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आपको ये देखना है सीरीज में टर्म्स कितने आ रहे हैं और क्या सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। आई स्क्वायर आई क्यू आई पावर 4 से लेके 201 तक जा रहा है, आई स्क्वायर से स्टार्ट होकर 201, यानी एक प्लेस एक्सपोनेंट शिफ्ट हो रहा है, तो नॉट ए बिग डील। इसमें भी यार 4 के अगर सेट बनाए जाए तो इसमें भी 4 के 50 सेट्स बनेंगे, और सारे सेट्स में 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आएंगे तो उनका सम भी क्या आएगा 0। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जो उनकी अलजेब्रा वगैरह क्या होती है। तो किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने बोला भी था। रियल नंबर को जैसे 2i है, सॉरी 5 है, 5 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बोल सकते हैं, 5 को लिख देंगे 5 प्लस आई इंटू 0, उसका इमेजनरी पार्ट 0 ले सकते हैं, है ना। तो एवरी रियल नंबर with this imaginary part 0, किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। जैसे z इक्वल टू 2 है तो 2 को लिख दिया 2 प्लस आई इंटू 0। डेफिनेशन रिकॉल कीजिए, x प्लस आई वाई काइंड के किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स बोलते थे। कंडीशन सिर्फ ये होती थी कि x और y दोनों रियल होने चाहिए। तो अभी तक की स्टडी में आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है उसको बिना देखे आप कॉम्प्लेक्स तो बोल ही सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, हर नंबर का सुपर सेट है, बाकी सारे सेट जो हैं इसके सबसेट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है complex numbers are uncomparable
कॉम्प्लेक्स नंबर अनकंपेरेबल होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट इस टाइप का कहीं पर अगर स्टेटमेंट लिखा है तो एब्सोल्युटली एब्सर्ड स्टेटमेंट है, मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस। दिस हैज नो मीनिंग। लेकिन इन केस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो if a plus ib greater than c plus id, if a plus ib greater than c plus id has to be meaningful, अगर इन केस ये बोला गया है कि ये नंबर डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर रिलेशन डिफाइंड हो चुका है। अब अगर हो चुका है तो एक ही केस में डिफाइंड होगा यार कि जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो इसका अपने आप मीनिंग होगा बी और डी दोनों के दोनों 0 होने चाहिए। ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बी और डी 0 होगा तो हम रियल को कंपेयर कर सकते हैं और फिर उस केस में ये इस पे डोमिनेट करना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है ना। अब वही बात है यार, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए बोला कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और ये है तो ये भी ट्रू होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम एक ऐसे पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा रियल नंबर के अलजेब्रा से डिफरेंट हो जाती है। जैसे रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर कभी भी 0 होता तो हम लोग बोलते थे हर क्वांटिटी इंडिविजुअली 0 होगी, ऐसा रियल नंबर सिस्टम में बोलते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के सिस्टम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑफ स्क्वायर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे तभी ऐसा होगा। दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑफ स्क्वायर भी 0 हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है। If a and b are two real numbers and a square plus b square equals to 0, this statement directly implies a and b both are equals to 0, है ना। But if z1 z2 are two complex numbers and z1 square plus z2 square equals to 0, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑफ स्क्वायर 0 है देन दिस स्टेटमेंट डज नॉट इम्प्लाई z1 z2 दोनों 0। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे लेट कर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, z2 मैंने ले लिया 1 माइनस आयोटा, है ना। अब इनका अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर निकालूं, ऑब्वियस ही बात है दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं है, दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इनके सम ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, वन प्लस आई स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ये 2i आ जाएगा। और 1 प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्यों, आई स्क्वायर -1 होता, -2i, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 0 है, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। बाकी प्रोडक्ट की अलजेब्रा सी में जैसे हम लोग पढ़ते थे, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, अगर उनका प्रोडक्ट 0 है तो फिर दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ेगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं
आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लो A प्लस आई बी, Z2 ले लो C प्लस आई डी, इनके प्रोडक्ट को जीरो करो, रियल इमेजनरी पार्ट कंपेयर करो, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट सेम है रियल नंबर अलजेब्रा में और कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में, इधर Z1 इक्वल्स टू 0 और Z2 इक्वल्स टू 0। Z1 Z2 में से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। मॉडलस का यार वही मीनिंग है, रियल नंबर में तो समझते थे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मॉडलस का एक डिफरेंट मीनिंग है जो जस्ट अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स हो गया बिल्कुल ABCD ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। Three important terms, कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे? कंजुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कॉन्जुगेट। कंजुगेट की देखिए डेफिनेशन क्या दी गई है, if z equals to x plus iy, if z equals to x plus iy be any complex number, then conjugate of z is denoted by z bar. If z equals to x plus iy be any complex number, then conjugate of z is denoted by z bar and define by। कंजुगेट को बच्चों इस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज द साइन ऑफ आई, केवल और केवल आपको आई का साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे जेड एक्स प्लस आई वाई है तो इसके कंजुगेट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स माइनस आई वाई। आ रही बात समझ में? तो जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। तो अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम दोनों को ऐड कर लें, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा, 2x, है ना। अच्छा x को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर ये ध्यान रखना, x को अलग से नोट कर देता हूँ, ये पॉइंट शायद मैंने लिखा नहीं था। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, है ना। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं आर ई जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड। बाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। डिनोट कैसे करते हैं, आई एम जेड, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जेड प्लस जेड बार 2x हो गया, 2x का मतलब 2 टाइम्स आर ई जेड। जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार क्या आएगा, 2i वाई, 2i वाई मतलब 2i इंटू आई एम जेड, ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा अगर z कंजुगेट x माइनस आई वाई तो z कंजुगेट का कंजुगेट अगर दो बार कंजुगेट ले लें, जैसा पढ़ते थे मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता, A इनवर्स का इनवर्स, है ना। तो z कंजुगेट का कंजुगेट क्या बन जाएगा, z आ जाएगा।
रिप्रेजेंटेशन से एक बात शायद ये भी समझ में आ रही होगी, अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y काइंड का, तो z बार आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, और इसको रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y। तो z अगर पता है z बार बताना है, तो इस केस में आप सीधे बोलेंगे z एंड z बार आर द मिरर इमेज of one another with respect to real axis as a plane mirror, है ना। यानी अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस से इमेज ले लें, है ना, तो उसका आपका कंजुगेट डिफाइंड हो जाता है। z and z bar are mirror image of one another with respect to real axis as a plane mirror। रियल एक्सिस को प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करें तो जेड और जेड बार एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। छोटा सा केस ले लेता हूँ। जेड में लिख रहा हूँ, जेड बार बताना है 1 प्लस आई आयोटा ई पावर आई थीटा और 1। इन चारों के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट आपको डिफाइन करने हैं। तो 1 प्लस आई कंजुगेट में तभी भाई चेंज द साइन ऑफ आई। 1 प्लस आई का कंजुगेट 1 माइनस आई का कंजुगेट माइनस आई, e पावर आई थीटा का कंजुगेट, व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ e पावर आई थीटा, तो चेंज द साइन ऑफ i, e टू द पावर माइनस आई थीटा, है ना। यहाँ पर ये मत धोखा कर देना यार नीचे माइनस लगा दो, माइनस e पावर आई थीटा, नो नॉनसेंस। e पावर आई थीटा का कंजुगेट e टू द पावर माइनस आई थीटा, चेंज द साइन ऑफ i। 1 का कंजुगेट 1 तो रियल है ना। अगर कोई नंबर रियल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंजुगेट वही रहेगा, उसमें आई का टर्म एब्सेंट है, 1 का कंजुगेट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कंजुगेट पढ़ने के बाद फिर से हम लोग कुछ डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलते हैं और प्योरली इमेजिनरी कब बोलते हैं, है ना। इफ जेड बार इक्वल्स टू, इफ जेड इक्वल्स टू जेड बार, ऐसे लिख दीजिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाए, इफ जेड इक्वल्स टू जेड बार, दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली रियल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल तब बोलते हैं जब उसका कंजुगेट उस नंबर के इक्वल आ जाए, है ना। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 1 का कंजुगेट 1 आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी कब बोलते हैं, जब जेड बार इक्वल टू माइनस जेड आ जाए। जैसे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है और इसका कंजुगेट माइनस आई आ रहा है, तो इफ जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडुलस।
मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की डेफिनेशन, तो इट रिप्रेजेंट्स the distance of point Z from origin, यानी पॉइंट से जो पॉइंट की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मॉडुलस से डिफाइन करते हैं, है ना। सपोज ये हमारा आर्गन प्लेन है, ये कोई पॉइंट P है, इसकी एफिक्स जेड है ना। तो अब अगर हम मॉड जेड को डिफाइन करें, मॉड जेड मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम ऑरिजिन, पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस, इसको हम लोग मॉड जेड से डिनोट करते हैं। It is denoted by something like that, where mod z means ये वाली डिस्टेंस, OP डिस्टेंस। अच्छा, z अगर अपने पास वही पॉइंट है, z अगर x प्लस आई वाई काइंड का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट z को ऐसे लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट द पॉइंट z x प्लस आई वाई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉम y हो गया। p को प्रोजेक्ट कर दीजिए आप रियल एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस x आएगी, ये y आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से मॉड z निकाल लीजिए। मॉड z मीन्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर z x प्लस आई वाई काइंड का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड ऑफ z की डेफिनेशन क्या होती है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, आर ई जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आ गई, मॉड फंक्शन एक तरह से डिस्टेंस फंक्शन हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आप कोई भी लेंगे आर्गन प्लेन पर, तो मॉड का मतलब उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो किसी भी आर्गन प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हर पॉइंट का के लिए मॉड की वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। लेकिन एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसका मॉडुलस 0 होगा, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। ऑरिजिन की ऑरिजिन से डिस्टेंस 0 होती है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, mod z is greater than equal to 0, equality exist। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले, इक्वालिटी कब आएगी, z इक्वल टू 0 पर। इक्वालिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर z इक्वल टू 0। बाकी हर पॉइंट के ऑरिजिन से डिस्टेंस जो होगी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। कुछ और बातें करते हैं। मॉडुलस जेड का लें, चाहे जेड वार का लें, या फिर माइनस जेड का लें, या फिर माइनस जेड वार का लें, इन चारों पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम होती है। जेड वार, माइनस जेड और माइनस जेड वार कैसे सेम होती है आप देख लीजिए। अगर ये पॉइंट जेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जेड वार कहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। अच्छा, जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जेड एंड माइनस जेड आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री आएगी। जेड अगर 2 + 3i ले लें तो माइनस जेड क्या होगा, -2 - 3i, है ना। यानी जेड और माइनस जेड का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑरिजिन। तो ये आ जाएगा माइनस जेड यहाँ पर। अब माइनस जेड यहाँ पर, तो माइनस जेड का कंजुगेट, मतलब इस पॉइंट की इमेज ले लें हम लोग रियल एक्सिस से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड वार। तो अगर हम इन चारों वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो इनसे जो डायग्राम बनता है दैट इज नोन एज रेक्टेंगल, बिकॉज
बिकॉज जेड कॉमा जेड बार माइनस जेड का माइनस जेड बार forms a rectangle on the organ plane, है ना। जनरली बच्चे बोलते हैं, जब मैं क्लास में पूछता हूँ ये आर्गन प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चे इमीडिएटली बोलते हैं सर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे ना। स्क्वायर बोलना गलत है। स्क्वायर बोलना इसलिए गलत है कि जरूरी थोड़ी ना जेड के दोनों कोऑर्डिनेट में सेम लूँ। मैंने जेड को ले लिया 2 + 3 आई, तो इसका कोऑर्डिनेट आया 2,3, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस 4 आ जाएगी और वर्टिकल वाली डिस्टेंस 6 आएगी। आ रही बस समझ में। स्क्वायर एक स्पेशल केस बन सकता है जब मैं इसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम ले लूँ। सपोज करो जेड का कोऑर्डिनेट 1,1 ले लिया, है ना, उस केस में स्क्वायर बन जाएगा। उस केस में ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। आ रही बस समझ में। अब जनरल केस में हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। और स्क्वायर भी एक तरह से रेक्टेंगल का केस होता है, स्क्वायर का सुपरसेट होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, रेक्टेंगल को स्क्वायर बोलना गलत है। रेक्टेंगल और फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तब वो स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। कुछ और बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड जेड की डेफिनेशन क्या थी, √(x² + y², है ना। इन केस अगर y 0 आ जाए, y 0 ले ले, तब मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगा। मॉड x जेड को हम लोग बोल देंगे मॉड x, है ना। आ रही बात समझ में। अदरवाइज तो हमेशा मॉड जेड की वैल्यू हमेशा x से बड़ी आएगी। x से बड़े होने का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। मॉड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ जेड बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर अगर x 0 हो जाए तो मॉड जेड की वैल्यू उसके इमेजिनरी पार्ट से भी बड़ी आ जाएगी। इक्वालिटी कब आएगी, जब कोई एक पार्ट 0 हो तब इक्वालिटी आ जाएगी, अदरवाइज हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है ना। चलिए कुछ और बातें करते हैं। Find locus of Z such that mod Z equals to 3। आपको उन सारे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका मॉड 3 आता हो आर्गन प्लेन में। मॉड का मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो मॉड Z equals to 3 को मैं कुछ ऐसे रीड कर रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। ये फिक्स्ड पॉइंट ये वेरिएबल पॉइंट है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मुझे बोले सारे पॉइंट निकालने जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट आती हो। ऑरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट, अगर ये P पॉइंट की डिस्टेंस 3 यूनिट है तो इसको सेंटर सपोज कर लीजिए, इसको रेडियस, एक सर्कल बना दीजिए, समथिंग लाइक दैट। ये डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाएगी आपकी। तो इसके से मॉड Z equals to 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस 3 यूनिट। It represents a circle with center at origin and radius 3 units। सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस 3 यूनिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे ऐसा कुछ लिया, मॉड ऑफ जेड -1 + आयोटा इक्वल्स टू 3। तो अब की बार सेंटर चेंज हो गया, अब की बार सेंटर क्या आ गया 1,1, रेडियस वही 3 यूनिट है ना। तो 1,1 पर सेंटर्ड 3 रेडियस का सर्कल,
सेंटर हो गया 1,1, ये सेंटर का रोल प्ले करेगा और ये रेडियस का, तो 1,1 पर सेंटर 3 रेडियस का सर्कल। Locus represent what? Circle with center 1,1 and radius 3, ठीक है ना। अब इसी की जनरल फॉर्म अगर लिख दे, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, है ना, जहां पर जेड नॉट क्या फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कोई रियल कांस्टेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल जिसका सेंटर जेड नॉट है, रेडियस आर, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल with center z naught and radius r. This is actually the complex equation of circle, mod of z minus z naught equals to r, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे मैंने ये ले लिया, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस 4, इसका लोकस निकालना, फाइंड लोकस ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड माइनस 2, जेड माइनस 2 मतलब जेड की 2 से डिस्टेंस और जेड की 4 से डिस्टेंस, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर मुझे उन सारे पॉइंट को ट्रेस करना है जिनकी 2 से डिस्टेंस और 4 से डिस्टेंस सेम आती हो। अच्छा 2 क्या है, 2 का मतलब है 2 प्लस आई इंटू 0, इसको ऐसे रीड करें, यानी रियल एक्सेस का पॉइंट हो गया 2,0, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो ये सब यार हम लोग पढ़ लेते थे 8th 9th स्टैंडर्ड में, दो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट का जो लोकस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे पॉइंट मुझे निकालने जिनकी इन दोनों से डिस्टेंस सेम हो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, लोकस आएगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम कोई पॉइंट ले, जैसे इसको ए कॉल करें, इसको बी कॉल करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लेंथ सेम होगी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंसेस सेम आएंगी। क्यों सेम आएंगी, क्योंकि यार ये जो ट्राइंगल बन रहा है PAM और PBM दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, बिकॉज ये लेंथ इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से द दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCD करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PA इक्वल्स टू PB, डिस्टेंसेस आर सेम, तो P ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि एक्चुअली क्या है, इन सारे टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। इटसेल्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये पॉइंट यूज हो सकता है, तो लिख देंगे लोकस इज द perpendicular bisector of the line segment joining points 2,0 and 4,0, ये लोकस आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की देखिए डेफिनेशन क्या दी गई, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है एंगल, कौन सा एंगल, देखिए इट इज द एंगल which
the line joining Z and origin makes with the positive real axis। ये डेफिनेशन दी गई आर्ग्यूमेंट की। जैसे ये P कोई पॉइंट है, इसके फिक्स Z है, तो P का आर्ग्यूमेंट मीन्स एंगल। कौन सा एंगल? OP का रियल एक्सिस। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। देयरफॉर इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय RZ। कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट Z इक्वल्स टू थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का इनका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? y अपॉन x। तो थीटा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन x। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ गया। अब यार मैंने ये बोला है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन किया। ये OP लाइन जो है रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है, तो ये एंगल यूनिक थोड़ी ना है। मैंने ये थोड़ी बोला कि रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलते तो फिर ये यूनिक आ जाता। अब ये रे अगर थीटा एंगल बना रही है तो मैं इसको ऐसे भी तो रीड कर सकता हूँ। एक राउंड पूरा लगा दिया 2 पाई प्लस थीटा, एक और राउंड लगा दिया 4 पाई प्लस थीटा, है ना। या इवन उल्टा अगर राउंड लगाऊं, उल्टा में पूरा लगा लिया तो -2 पाई, और पीछे लौट जाए थीटा तो प्लस थीटा, तो -2 पाई प्लस थीटा। आ रही बात समझ में? कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है। अगर थीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस थीटा, -4 पाई प्लस थीटा भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, if theta is argument of Z, then 2n pi plus theta। यहाँ पर n एक इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। n belongs to 2n pi plus theta is also the argument of the आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा आर्ग्यूमेंट है तो 2n पाई प्लस थीटा भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें कि क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉडुलस आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स यूनिट में ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं जिनके लिए दोनों टर्म सेम, उनका मॉडुलस भी सेम हो, आर्ग्यूमेंट भी सेम हो? मैं बोलूँगा नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप इसी रे पर पॉइंट लेंगे, आगे पीछे कहीं पर भी लें, तो उनके आर्ग्यूमेंट मैच कर जाएंगे लेकिन उनका मॉडुलस डिफरेंट होगा, है ना। अगर आप सर्कल पे पॉइंट लेंगे, ऑरिजिन पर सेंटर्ड को सर्कल बनाएंगे, तो हर पॉइंट के लिए मॉडुलस सेम होगा लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकते जिसका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो। तो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर यार एक बात क्लियर है कि आर्ग्यूमेंट हर कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉइंट है ऑरिजिन।
ऑरिजिन अकेला एक ऐसा पॉइंट, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस तो जीरो होगी, जब डिस्टेंस जीरो होगी तो कोई रे बनेगी नहीं, रे बनेगा नहीं तो एंगल डिफाइंड वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑरिजिन अकेला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिफाइंड होता है, उसका कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता। तो स्टार्ट में डाल के पॉइंट भी लिख लीजिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट जेड इस टाइप का टर्म प्रेजेंट है और सिस्टम को सॉल्व करना हो, सॉल्व करने पर जेड की एक वैल्यू जीरो आ रही है, तो जेड इक्वल टू जीरो सॉल्विंग से जो सोल्यूशन आया उसको हम फाइनल सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ये टर्म गिवन है, क्योंकि जेड को जीरो पुट करेंगे तो वहां पर ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा। ये बात पॉइंट ध्यान देना आपको। कुछ एक दो और छोटी मोटी बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस टाइप के टर्म यूज होंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा डिनोट्स अ रे जैसे जेड माइनस अल्फा, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल, किसका किसके साथ, जेड को, अल्फा क्या है, फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को अल्फा से ज्वाइन करने वाली रे का रियल एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है। इसका ये मतलब है, इट डिनोट्स अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट denoted by the complex number alpha. It denotes a ray emanating from a point alpha moving away from point alpha and making an angle theta with the positive direction of real axis. कुछ ऐसे फील करिए जैसे अल्फा कोई ये वाला पॉइंट है और जेड को अल्फा से ज्वाइन करने वाली रे रियल एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन उससे थीटा एंगल बनाती है। ये रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की पैरेलल लाइन बना ली और ये रे इस डायरेक्शन मूव करेगी, ये रे पास हो रही है और एंगल कितना बना रही है, थीटा, है ना। तो ये ध्यान रखना, रे है, रे का मतलब इसका ये सोर्स पॉइंट है और लाइट वेव जो कि ऊपर की ओर मूव करेगी, नीचे की ओर मूव नहीं करेगी। यानी इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है, अगर सॉल्विंग से नीचे वाला कोई भी पॉइंट आता है इस रे पर तो वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो आर्ग्यूमेंट जेड को आप ऐसे डील करिए, जेड को जीरो से ज्वाइन करने वाली रे, है ना, जेड को ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाली रे रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पाई बाय 4 एंगल बनाती है ना। तो ये बना लिया हमने, ये सोर्स पॉइंट हो गया, ये पाई बाय 4 एंगल बना रही है। अच्छा ये रे पाई बाय 4 एंगल बना तो ऑब्वियसली इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स। यानी अगर ये टर्म किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट है और वहां पर आपको z को लेट करना है तो जनरली z को हम कुछ इस तरह से एज्यूम करते हैं x प्लस आई वाई,
लेकिन पॉइंट जेड इस रे पर लाई करता, इस रे पर एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो इस वाई को आप एक्स पुट कर सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ से जो भी एक्स आएगा सॉल्विंग से वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वालिटी भी नहीं होगी क्योंकि ये रे का सोर्स ऑरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स को ध्यान देना है। बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वन में। कुछ और टर्म पढ़ेंगे जैसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है 1 2 3 4 मैंने चारों एक्सरसाइज आपको दे दी थी 3D में, है ना। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अगर कहीं कुछ पेंडिंग रह गया हो तो वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट में 1 to 10 ओनली 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5 जो मोर देन 1 करेक्ट वाली है उसमें 1 to 10 ये 10 क्वेश्चन। ओके।